बीजेपी ने रूठे ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कवायद की तेज। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों ने किया फोन, सदन में मर्यादित व्यवहार करने को कहा। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। कोरोना काल में 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदस्यों के कराए जा रहे कोविड-19 के टेस्ट। कैफेटेरिया रहेगा बंद। चाय और काढ़ा पीने की होगी व्यवस्था। बिजनौर में 100 पुलिस वालों के ट्रांसफर करने के मामले में एसपी संजीव त्यागी पर गिरी गाज। प्रतीक्षा रद्द किए गए, तबादलों पर भी लगी रोक। फिरोजाबाद में सरे बाजार युवक को ज्वलनशील पदार्थ डालकर 100% तक झुलसा युवक। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश। लग्जरी बस से 19 नाबालिग समेत 20 किशोर बरामद। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। जालौन में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दीवार बनाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में 10 लोग हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में बीजेपी अपने नाराज ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कोशिशों को तेज कर चुकी है। सुल्तानपुर से विधायक देवमणि द्विवेदी की चिट्ठी वायरल होने के बाद अब सरकार सचेत हो गई है और इसके तहत यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के पास फोन जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि मंत्रियों की तरफ से ब्राह्मण विधायकों को सदन में मर्यादित व्यवहार करने को भी कहा जा रहा है। तो नाराज ब्राह्मण विधायकों को मनाने के लिए अब बीजेपी लगी है और मंत्री इन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इन विधायकों को मनाया जाए और विधानसभा के अंदर भी मर्यादित व्यवहार करने की बात कही गई। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब कोरोना संकट के बीच विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर ख्याल रखा जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि कोरोना के चलते विधानसभा सत्र काफी छोटा होगा। जानकारी के मुताबिक महज 3 दिनों का ही यह सत्र होगा और सिर्फ जरूरी कामकाज ही इस दौरान निपटाए जाएंगे। हालांकि सत्र में सदस्यों के बैठने की जगह भी पहले से अलग होगी। तो वहीं विपक्ष भी विधानसभा के सत्र को लेकर के तैयार नजर आ रहा है। कोरोना, महिला अपराध, किडनैपिंग, हत्या जैसे मामलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा सत्र के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक बैठक बुलाई और अध्यक्ष ने यह भी बताया कि विधानसभा के सभी स्टाफ की कोरोना जांच करवा दी गई है और विधायकों की भी कोरोना जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सभी कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। विधानसभा के में लगभग 600 कर्मचारी हैं। हमने सबका कोविड टेस्ट करवा लिया है। उसमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। उधर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद निर्माण की कवायद तेज कर दी है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 3 सदस्यों की टीम ने सुहावल तहसील के धन्नीपुर गांव पहुंचकर मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन का सीमांकन और चिन्हांकन करवाया है।
माना यह जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अब जल्द ही इस 5 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य को शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी थी। तहसील सोहावल क्षेत्रांग अंतर्गत स्थित ग्राम धन्नीपुर में जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो लोग आए थे, वक्फ बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि ज़मीन राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है, मस्जिद के नाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम अंकित हो गई है, इसलिए उस ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, डिमार्केट करा दिया जाए। इसके लिए तहसील सोहावल में एक टीम बनाई गई है। उस टीम को निर्देशित किया गया कि वहां जाकर के मौके पर उसका चिन्हित। वहीं कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मिर्जापुर जिले का एक लाल शहीद हो गया और सेना के लोगों और उसके साथियों ने उनके घर पर फोन करके इसकी जानकारी दी। वहीं जवान के शहीद होने पर परिवार के साथ साथ गांव के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही घर तक पक्की सड़क भी बनवाई जाएगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। वहीं शहीद जवान का पार्थिव शरीर बुधवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ जवान के शव को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। आगरा में कोरोना के कहर से अब सरकारी कार्यालय भी अछूते नहीं हैं और आगरा कमिश्नरी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गोविंद की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। कमिश्नरी को 48 घंटे के लिए सील किया गया है और कमिश्नरी के सभी स्टाफ की जांच भी की जा रही है। आगरा में कोरोना विधायक सांसदों के घर तक तो पहुंचा ही था, अब सरकारी दफ्तरों तक भी पहुंच गया है। कमिश्नर कार्यालय में एक प्रशासनिक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 48 घंटे के लिए कमिश्नरी को सीज कर दिया गया, वहाँ सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। या आंकड़ों की बात की जाए तो 323 अभी तक एक्टिव केस हैं, 104 मौतें हो चुकी हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उधर उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 788 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और ज्यादातर जिले पूर्वांचल क्षेत्र हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित 5 जिले पीलीभीत, सीतापुर, गोरखपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गांव के गांव डूबे हैं। जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट चुका है। शारदा, सरयू, घाघरा नदियां जगह जगह खतरे के निशान को पार कर गई हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें तैनात हैं। यूपी में 1046 नावों को भी लगाया गया है, लेकिन सीतापुर में विधायक अधिकारियों के साथ स्टीमर में सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। बीच रास्ते में ही यह स्टीमर ही खराब हो गया। उधर लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर देखने को मिला है, जहां पे शारदा, घाघरा और करनाली नदी उफान पर है। इसके चलते लखीमपुर खीरी की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने यहां का जायजा लिया है। उधर कानपुर देहात के सदलपुर ब्लॉक क्षेत्र के भंदे मऊ गांव में हल्की सी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी के लिए बने नाले की सफाई नहीं होने के कारण ही समस्या हुई है। जबकि शासन की तरफ से सफाई कर्मियों की गांव में तैनाती की गई है, लेकिन सफाई कर्मी सिर्फ फोटो खिंचवाकर रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करवाते हैं। गाँव में जलभराव की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। किस तरह से गाँव में दोनों तरफ मुख्य मार्ग पर पानी भरा है। जलभराव के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से आई बाढ़ के कारण माझा क्षेत्र में रह रहे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। इसका असर अंबेडकर नगर में भी देखने को मिला है। कटान कर रही नदी के रौद्र रूप को देख करके लोग पलायन कर रहे हैं। माझा क्षेत्र के लोग कटान से भयभीत होकर के पलायन कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि माझा से जानवरों को लेकर आते समय एक भैंस की मौत भी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी इस बार तेजी से कटान कर रही है। तो वहीं प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए राहत कैंप लगाया है। टांडा एसडीएम अभिषेक पाठक का यह कहना है कि 5 गांव में बाढ़ का प्रभाव है और पानी गांव तक पहुंचा है। प्रशासन ने राहत चौकियों और गोताखोरों को अलर्ट पर रखा है। तो इस मामले में टांडा के एसडीएम अभिषेक पाठक और बाढ़ पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रभावित हैं, उनका दौरा किया गया
और नदी अभी बड़ी हुई स्थिति में है तो लोग उससे प्रभावित हैं, इसका जायज़ा लिया गया। हमने राशन वितरण और भूसा, तेल, मिट्टी का तेल सारी चीज़ें वितरित किया था, परंतु यदि विभीषिका आगे भी बढ़ती रही, 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो दोबारा भी आपदा राहत कार्य बांटे जाएंगे। साथ ही हमारे सभी ग्रामों में नावें लगी हुई हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही है, आवागमन हो रहा है, गोताखोर अलर्ट हैं, बाढ़ चौकियाँ हमारी अलर्ट हैं। वहीं बरेली के फरीदपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पे पेट्रोल पंप के एक गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चलने से सेल्समैन की मौत हो गई है। गोली चलने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 11 सेकंड के सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स बेंच पर लेटा हुआ है, उसके पास बंदूक है और अगले ही पल वो उठता है, बंदूक उठाते ही ट्रिगर दबाता है और सामने कुर्सी पर बैठे एक युवक के सिर में गोली लगती है। इसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। एसपी ने वीडियो को देखकर कहा है कि यह हादसा है और अगर परिजन कुछ कहते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। तो दूसरों उनके संग जो सेलमैन, ये भी सेलमैन है, तो इनके गोली मारी संग वाले ने। तेल जो है दे रहे, पेट्रोल और डीजल जो है सप्लाई कर रहे हैं, सेलमैन ही कर रहे हैं। तो साथ वाले ने गोली मार दी? साथ वाले ने गोली मारी। कोई रंजिश थी पुरानी? क्या पुरानी रंजिश कोई ना आई, उसका और हो ही उसको भगवान जाने। जो वहाँ का मैनेजर पेट्रोल पंप का, उसने बताया कि सेल्समैन के पास गार्ड बैठा था, गार्ड के पास बंदूक थी और बंदूक चल गई जिससे इसके गोली लग गई और मौके पर ही मौत हो गई। तो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने हेतु डेड बॉडी भेज दी गई है। उसके परिजन आ चुके हैं, परिजन भी अपने स्तर से जानकारी कर रहे हैं, जैसा भी होगा। उधर फिरोजाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें वो 80% तक झुलस गया। उसके बाद उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें आरोपी शख्स घंटाघर के पास सर्राफा दुकान में काम करने वाले राकेश कुमार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर भागता है। आग की लपटों में घिरा हुआ राकेश खुद को बचाने की कोशिश करता है। घटना से बाजार में भी हड़कंप मच गया, मौके पर लोग जुट गए और इस बीच आरोपी युवक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो आपको बता दें कि जालौन से खबर है, जहां पे दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दीवार बनाने को लेकर के विवाद हुआ और इस मारपीट में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कदौरा थाना के इटौरा गांव का मामला है। श्रावस्ती में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं और ईंट पत्थर और लाठी डंडे में मारपीट में बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया है। खेत में जानवर जाने के बाद विवाद हुआ है। इकौना थाना इलाके के मोहिनीपुर गांव की घटना है। उधर गोरखपुर पुलिस के हत्थे उस वक्त बड़ी कामयाबी लगी जब पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 19 नाबालिगों समेत 20 किशोरों को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल एक एनजीओ के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि खोरबार थाना इलाके से एक बस गुजरने वाली है, इसमें किशोरों की तस्करी हो रही है। इसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और टूरिस्ट बस से 19 नाबालिग किशोरों को बरामद किया गया है। इस दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में यह भी बताया गया है कि बिहार के अररिया जिले से सभी बच्चों को लाया जा रहा था और दिल्ली इन सबको ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी बच्चों को एनजीओ के सुपुर्द कर दिया है और वहीं गिरफ्तार आरोपियों से इस रैकेट में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई। बिहार में एक स्थान है अररिया, जनपद अररिया है। वहाँ से कुछ बच्चों को 3 बसों के माध्यम से उन्हें दिल्ली ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। अररिया जनपद यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। सूचना चूँकि विश्वस्त था, एक तो उस पर चाइल्ड हेल्पलाइन, ASTU और बाकी जो बच्चों के संरक्षण से संबंधित जो भी इकाइयाँ जनपद में हैं, CWC, DPO साहब का ऑफिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सभी लोग अपना एक समन्वय बनाते हुए इसमें लगे और फिर लास्ट में सफलता हाथ लगती चली गई। 3 बसों की सूचना थी, तीनों बसों को सर्च किया गया, लेकिन दो बसों में कुल मिलाकर
20 बच्चों की बरामदगी हुई, उनको रेस्क्यू किया गया। 20 बच्चे में 19 बच्चे 18 साल से कम हैं, उनकी औसत उम्र 13-14 के आसपास है। एक तकनीकी रूप से जो जानकारी मिल रही है कि उम्र 18 प्लस समथिंग 18-19 के बीच है। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा लिया है। के मामले में गोरखपुर एक बार फिर इन दिनों सुर्खियों में है। गोरखपुर में कल देर रात ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बिहार से दिल्ली जा रही एक बस में, लग्जरी बस में बैठे तकरीबन 20 किशोरों को बरामद किया गया है, जिसमें 19 नाबालिग थे। जानकारी मिलते ही एनजीओ के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद एएसटीयू की टीम ने खोराबार थाने के पास जो है 4 लेन के पास से इस पूरे लग्जरी बस को रोका और उसके बाद चेकिंग के दौरान इसमें 20 बच्चे बरामद किए गए हैं, जिसमें से 19 नाबालिग थे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के ये बड़ा रैकेट है जो पुलिस के हाथ लगा है, और इस निश्चित रूप से इनसे पूछताछ के बाद और भी चीज़ों से पर्दा उठेगा और भी खुलासा होगा कि अभी कितने और इनके साथ गैंग काम कर रहा था और ये और न जाने कितने बच्चों को ले जा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए बेच चुके हैं, उन बच्चों के साथ क्या करवाते थे, तमाम तरह की चीज़ों से पर्दा उठेगा। फिलहाल कैंट पुलिस के हवाले इन आरोपियों को कर दिया गया है और जितने भी आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जितने भी पकड़े गए बरामद किए गए बच्चे थे उनके परिवार वालों को सूचना भी दे दी गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। वहीं कानपुर में बिकरू कांड में डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का गुर्गा धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने पुलिस से बचकर कानपुर देहात की माती कोर्ट में वकील के साथ पहुंचकर समर्पण किया। धर्मेंद्र उर्फ धीरू के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें स्पेशल डकैती कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने वाला धर्मेंद्र उर्फ धीरू बिकरू कांड में अपराधियों की सूची में 17वें नंबर का आरोपी था। मैंने आत्मसमर्पण कराया है और माननीय न्यायालय ने आत्मसमर्पण करके धर्मेंद्र उर्फ धीरू को न्यायालय हिरासत में जेल भेज दिया है। क्या ये विकास दुबे मामले से विकास दुबे ही मामले में थे। विकास दुबे की नाम दर्ज FIR की गई थी, इसके लगभग 1 लाख रुपया इनाम था और ये क्रम संख्या 17 में के नाम में मूल्य भी थे। STF और पुलिस इसको बहुत तलाश में थी। माननीय न्यायालय ने के समक्ष वो स्वयं प्रस्तुत होकर आत्मसमर्पण। मेरठ में पारिवारिक रंजिश के चलते RPSF जवान बंटी त्यागी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंटी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बंटी त्यागी किठौर के महलवाला गांव का रहने वाला था। इसकी शादी 2015 में हुई। शादी के कुछ वक्त के बाद परिवार से अनबन हो गई। बंटी त्यागी अपने ससुराल रासना रहने लगा। रविवार शाम बंटी अपने ससुराल रासना से भावनपुर के गेसूपुर में अपने चाचा विजय नंद त्यागी के यहां पर आया, जहां पर बंटी त्यागी ने रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महुआ में नशेबाज बाइक सवारों ने खुलेआम गुंडई की है और नशेबाज युवकों ने डंपर के सामने बाइक खड़ी करके चालक की सरेआम पिटाई की है। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेकर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं मऊ जिले के मधुबन थाने के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक 50,000 के नामी बदमाश को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक तमंचा, खोखा, कारतूस, 4 पहिया कार को भी बरामद किया गया। SP अनुराग आर्य ने बताया कि बदमाश शैलेंद्र सिंह नाम बदलकर घटना को अंजाम देता था। इसके 4 नाम शैलेंद्र सिंह, मुन्नू, राहुल और रवि सिंह हैं। इसने पहला अपराध अपने ही गाँव में जमीन विवाद को लेकर के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मुरादाबाद में पुलिस ने बच्चे के अपहरण का खुलासा किया है और बच्चे के अपहरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की मां ने ही बेटे का अपहरण करवाया। 7 अगस्त को आपको बता दें कि बच्चे का अपहरण हुआ था। बच्चे की मां और प्रेमी समेत 3 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
भदौरिया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के हरराजपुर में रोड पार करते समय कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों ने शव को रख करके जाम लगाया। पुलिस ने समझा बुझा करके जाम को खुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो औरैया में आपको बता दें कि सड़क हादसे में मौत हो गई एक व्यक्ति की, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि सड़क को क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान एक गाड़ी से उसकी टक्कर हुई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसके बाद शव को हाईवे पे ही रख के घंटों तक जाम लगाया और पुलिस प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया, परिजनों को समझाया और उसके बाद इस जाम को खुलवाया गया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद परिजन गुस्साए हुए थे। ग्रामीणों ने भी इस बात को लेकर के आक्रोश जताया। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया। और औरैया का ये मामला है जहां पे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस को ये मशक्कत करनी पड़ी, जहां पर उसको जाम खुलवाने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।